जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं RTPS CBSE मैथ्स स्टैंडर्ड 8 और चैप्टर हम कौन सा ले रहे हैं 5B। मैंने कमेंट्स में देखा था स्टूडेंट्स ग्रुप में कि 5B के बारे में बच्चों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलो हम उसी चैप्टर से आज शुरुआत कर रहे हैं। तो 5B का देखो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर तुम्हें अल्फ़ाबेट्स ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे जो प्रोसेस वो दे रहे हैं दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन। मुझे प्लस करना है और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 9327। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में ना तुम्हें सोचना है यहाँ पे कि 4 में ऐसा मैं क्या ऐड करूँगा कि 7 आ जाए। तो तुम्हें सीधी सी बात है कि 4 में अगर तुम 3 ऐड करोगे तो 7 आएगा। तो तुम यहाँ पे लिखोगे C वैल्यू इज़ 4 + 3 is 7, सो C वैल्यू इज़ 3। तो C की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब B और 8 की बात करते हैं। B + 8 is 2। ये कैसी हुई बात? 8 है और कुछ ऐड कर रहा हूँ तो ये 2 तो नहीं बनेगा, लेकिन 2 वाला कोई नंबर बनेगा, मतलब ये मेरा 12 भी बन सकता है। याद रखो, जब ये 12 बनेगा तो इसमें से 2 तुम यहाँ रख के 1 को आगे फॉरवर्ड करते हो। ऐसा ही होता है ना, एडिशन ऐसे ही करते हैं। तो 8 + 4 12 आएगा, 12 में से 2 लिख के 1 उस तरफ भेज दोगे। तो वो काम हम करेंगे। यहाँ से B की वैल्यू हमें मिल रही है 12 - 8, मतलब B की वैल्यू है 4। मतलब ये है कि B की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँ तो ये क्लियर हो जाता है कि मैं 8 में 4 प्लस करके ही ये 12 ला सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे B मिल गया, B की वैल्यू 4 ऐसा मैंने लिख दिया। अब देखो 1 तो यहाँ आया होगा, ये 1 और 4 में क्या ऐड करूँगा कि 3 आ जाए। ये A है, ऊपर एक 1 मैंने कैरी किया है, नीचे 4 ऑलरेडी है। अब क्या करूँगा कि 3 आएगा। तो सीधी सी बात है 3 तो नहीं आएगा क्योंकि ये 4 है। तो 3 तो ऐड करने पे 3 सवाल ही नहीं होता है। तो ज़रूर यहाँ पे 13 आ सकता है। फिर 13 आने का मतलब 1 3 यहाँ लिख के 1 को तुमने यहाँ फॉरवर्ड किया होगा। इस हिसाब से A की वैल्यू होनी चाहिए 13 - 5, क्योंकि ये 4 और 1 क्या बनेगा 5, और यही 5 है आगे की तरफ ले जाऊंगा तो 13 - 5 और A की वैल्यू यहाँ पर आ गई 8। ठीक है ना, 13 में से 5 गया तो 8 आया। इस पे ध्यान दो, मैंने कैसे इसको फाइंड किया। मैंने देखा कि मेरा जो 1 था वो 1 और ये 4 मिला के तब जाके ये 3 आना चाहिए। तो 3 की तो बात ही नहीं है क्योंकि ये 4 है, तो 3 तो आएगा ही नहीं, 13 आना चाहिए। तो 13 आना चाहिए ऐसा तुम्हें गेस करना है। अब ये 13 आ गया होगा तो मैं इसमें से माइनस करके 8 मैंने पता कर लिया। तो यहाँ पर मुझे A की वैल्यू मिल गई 8, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 3। अब दूसरा मुझे देखो क्या पता करना है, D की वैल्यू क्या आएगी। तो फिर वही प्रोसीजर देखो फॉलो करेंगे हम। D है +6 करो +1 करो इक्वल्स टू, देखो ये D है, ये 6 है और ये 1 कहाँ से आया, जो यहाँ से 13 तुमने गेस किया था उसमें से ये 1 यहाँ चला गया होगा। तो 6 + 1 और D को ऐड करने पे 9। ये 9 देखो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर मैं 6 और 1 7 समझूँ तो कुछ तो ऐड करने पे 9 आ सकता है। तो D क्या होगा तुम बताओ। 7 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 9 बन जाए, सोच के बताओ। D की वैल्यू ज़रूर 2 अगर मैं रखूँगा तब वो 2 + 7 9 बन सकता है। तो इस तरह से तुम्हें यहाँ पर जो D की वैल्यू मिली वो D की वैल्यू क्या हो गई 2। हमेशा अपने आंसर को फाइनल फॉर्म में लिखना ABCD। A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 2। इस तरीके से टीचर्स को काफ़ी इजी होगा आपके आंसर को चेक करना।
तो जब भी लिखो इस तरीके से अपने फाइनल आंसर को लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो तुम्हें एक रीजनिंग से चलना है, एक लॉजिक से चलना है कि मैं क्या ऐड करके ये डिजिट्स ला रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद अब चलो मैं दूसरे क्वेश्चन को ले लेता हूँ। अब देखो ये हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, किसी नंबर a में से 8 को जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है। ये एक पज़ल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि a में से 8 को माइनस करो और 3 आ जाए। तो ज़रूर a जो है वो कुछ एक बड़ा नंबर होगा। इसका मतलब a को अगर मैं 11 मान लूँ, 11 में से 8 गया तो 3 हो सकता है। अच्छा, लेकिन जो a है, a बता रहा है कि इट इज़ अ सिंगल डिजिट, खाली a लिखा है मतलब सिंगल डिजिट है। तो सब्ट्रैक्शन का देखो एक प्रोसेस होता है, अगर ये नंबर छोटा होगा तो नेबरिंग नंबर से कुछ बोरो करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपने यहाँ पर a को सिंपल एक 1 मान लेता हूँ और दूसरा वाला 1 उसने ज़रूर कहीं से बोरो किया होगा। तो इस जगह पे मैं लिख देता हूँ 1, फिर इसने 1 बोरो किया होगा, 11 में से 8 किया तो 3 आ रहा है। अब इस प्रोसेस को हमें पकड़ के चलना है। जब इसने 1 दे दिया तो इसके पास क्या बच गया, ओनली 4। अब फिर से 4 में से मैं क्या माइनस करूं कि 8 आ जाए। तो सीधी बात है कि 4 तो खुद ही एक छोटा नंबर है और 8 आ रहा है, इसका मतलब 4 जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा 4 को। 4 क्या करेगा, यहाँ से कुछ बोरो करेगा। बोरो करने के बाद ये बन जाएगा 14। 14 में से b जाएगा तो 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 14 में से क्या माइनस करूँगा कि 8 आए। तुम सोचो ज़रा, ध्यान से सोचो कि 14 में से क्या माइनस करोगे कि 8 आए। अगर क्लिक हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है। b अगर मैं 6 रखता हूँ, 14 में से 6 गया तो 8 आता है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस b की जगह पे हमने 6 रखना चाहिए, तब ये 14 में से 6 जाएगा और 8 बचेगा। ध्यान देना, इसने जब 1 दे दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2। 2 में से क्या माइनस करोगे कि 1 आए। सिंपल, 2 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो 1 आएगा। तो 2 में से 1 माइनस करूँगा तो 1 आएगा। इस हिसाब से ये जो वैल्यू बनी है, ये वैल्यू c क्या हो जाएगी, 1। अब हमारा आंसर देखो आ गया। हम अपने आंसर में देखो लिखेंगे यहाँ पे a वैल्यू इज़ 1, b वैल्यू इज़ 6 एंड c वैल्यू इज़ 1। ये रहा हमारा आंसर। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो जिस मैथमेटिकल प्रोसेस की बात हो रही है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। वो लोग बात क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। कोई तो वैल्यू है a की जिसमें तुम 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 वाला डिजिट आएगा। तो मैं 6 का टेबल अगर पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है 6 3 जा 18 हो सकता है। लेकिन और भी नंबर है, जैसे 6 इंटू 8 करूंगा तो फिर 48 भी आ रहा है। अब मुझे ये सोचना है कि मैं इस 6 3 जा 18 में से
इस 8 को अगर यहाँ रखता हूँ, मान लो मैं पहला a की वैल्यू 3 लेता हूँ, a की जगह पे मैं अगर 3 लिख दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है वो देखो। 6 3 जा 18 का 1 गया, फिर 6 3 जा 18 का 1 19। अब मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि मेरा आंसर a इक्वल्स टू 3 क्यों गलत है, क्या रॉन्ग है। यहाँ पे 8 तो मैच कर गया, b के लिए उसने कुछ नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे उसको 2 चाहिए था, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है 1, इसलिए मेरा आंसर a इक्वल्स टू 3 रॉन्ग है। तो मैं अब इसके बदले में 8 को ट्राई करता हूँ। a की जगह पे मैं 8 लिख के ट्राई कर लूँगा। 6 8 जा 48 का 4 गया, 6 3 जा 18 18 एंड 4 22। ये चीज़ हमारे रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है। पहली रिक्वायरमेंट थी 8 की, वो मैच हो गई। लास्ट की रिक्वायरमेंट 2 की थी, वो भी मैच हो गई। तो इसका मतलब बी का जो मुझे आंसर मिला वो क्या है 2। तो मैं अब अपना आंसर लिखूंगा ए वैल्यू इज़ 8 एंड बी वैल्यू इज़ 2। तो यहाँ पर देखो डिटेल में तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, जो अपना रफ वर्क करते हो वो टीचर्स को दिखना चाहिए कि हाँ तुमने इस पर वर्क किया है, और फिर अपने वर्क को उसी जगह पर रिप्रेजेंट करो। लास्ट में अपने आंसर बता दो जिस आंसर ने इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो चलो अब हम अपने 4th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इंटू 4 और ये वैल्यू हमें दे रहा है 3b8 3b8। तो 4 का ऐसे किस नंबर में मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 8 मिले। तो देखो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो है 4 इंटू 2 8। उसके आगे भी पॉसिबिलिटी है 4 7 जा 28। मैं पहले इससे शुरुआत करूँगा। b की वैल्यू मैं 2 रख के काम करता हूँ। b की वैल्यू मैं 2 रखूँगा। 4 2 जा 8, ये कंप्लीट हो गया। अब 4 का a में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 3b मिलना चाहिए। b तो मुझे मिल चुका है, तो इसका मतलब मुझे 32 मिलना चाहिए। b तो मुझे मिल चुका है, b की वैल्यू ऑलरेडी मैंने 2 डिसाइड कर ली। तो 32 लाने के लिए मैं a की जगह पर क्या रखूं, 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 32। तो a की जगह पर मैं 8 रखूँगा। तो यहाँ पर देखो ये मैंने सॉल्व किया। b को जब मैंने 2 लिया तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर b की वैल्यू मैंने 2 रख ली। जब b की वैल्यू मैंने 2 रखी तो पता चला कि उन्हें क्या चाहिए 32। तो a को 8 अगर रखूँगा तब ये 32 बनेगा। तो यहाँ से मुझे अपना फाइनल आंसर मिल रहा है। आंसर में a वैल्यू इज़ 8 एंड b वैल्यू इज़ 2। तो बहुत आसान है, खाली थोड़ा सा तुम्हें गेस करके वर्क कर लेना है और यही ये क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। तो एग्ज़ाम में तुम्हारा ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा। एक बार की वर्किंग रहेगी तो बैकअप तुम ज़्यादा अच्छे से उसका रिप्रेजेंट कर पाओगे। चलो अब हम यहाँ का 5th क्वेश्चन ले लेते हैं टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है। 5th क्वेश्चन है ए बी इंटू बी ए 5a, उनकी रिक्वायरमेंट है A5a। ठीक है, यहाँ पे जो AP लिखा हुआ है ना वो बता रहा है तुम्हें कि कोई तो नंबर है, कोई तो नंबर है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें a मल्टीप्लाई करने पे वही a फिर आ जाए? कौन सा नंबर है कि उसमें जब तुम a को मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा? तो सीधी बात है वो 1 होगा। 1 में तुम जो भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे, 8 मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 7 मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, a मल्टीप्लाई करोगे a आएगा। तो यहाँ पे एकदम क्लियर होके तुम बोल दो b की वैल्यू 1 है।
जब b की वैल्यू 1 है तभी तुम उसमें a मल्टीप्लाई करोगे और a मिलेगा। तो अब मैं अपने इसी क्वेश्चन को फिर से लिखूंगा, a और b की वैल्यू 1 हो गई है, 1 हो गई है और a हो गई है। अब मैं इसको देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a 1 जा a का मल्टीप्लाई कर दो, a का स्क्वायर हुआ, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो, ये जगह छोड़ दो, 1 1 जा 1, a में मल्टीप्लाई करो, a आ गया। अब इनको ऐड कर लो, ये a आ गया, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है a। इसको अपनी रिक्वायरमेंट से हम कंपेयर करते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 1 ऐड करने पे 5 आए। मैं इसको देखो कंपेयर कहाँ से कर रहा हूँ, इस जगह से कंपेयर कर रहा हूँ। मुझे b की वैल्यू तो मिल गई थी, b की वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिख दिया है 1, b की वैल्यू मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पर मुझे कुछ क्लू नहीं मिलेगा क्योंकि वो भी a है, वो भी a है, लेकिन बीच वाले नंबर से मुझे एक क्लू मिलेगा। ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके स्क्वायर में मैं 1 ऐड करूं तो 5 बन जाएगा। थर्ड चैप्टर में बहुत सारा हमने पढ़ा स्क्वायर्स, तो ये बहुत आसान है। 2 का स्क्वायर करोगे और उसमें 1 ऐड करोगे तो डेफिनेटली वो क्या बन जाता है, 5। तो यहाँ पे हमें a की भी वैल्यू मिल गई, a वैल्यू इज़ 2 एंड b वैल्यू इज़ 1। तो a भी मिल गया और b की भी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो चलो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन दैट इज 6th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चैप्टर का ही नाम है प्लेइंग विथ नंबर। सो आपको खेलना है नंबर्स के साथ, कुछ गेस करना है यहाँ पे। देखो ए बी एंड बी ए को मल्टीप्लाई कर दिया है, b प्लस 1 ये 1 है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, 7 है और उसके बाद b है। तो यहाँ पे देखो हमें ये बात सोचनी है ना कि कौन सा नंबर है जो कि b में आप मल्टीप्लाई करोगे और वो b दे दे, तो 1 होगा। 1 ही है, जब आप b में मल्टीप्लाई करोगे तो b मिलेगा। तो a की जगह पे अगर मैं 1 रखूं तो इस 1 को जब तुम b में मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें फिर से वही b मिल जाएगा। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है। चलो हम फिर से इसे लिख लेते हैं, 1 b b 1। 1 का मल्टीप्लाई कर दो b आया, 1 का मल्टीप्लाई करो 1 आया, b का मल्टीप्लाई करो b स्क्वायर हो गया, b का मल्टीप्लाई करो b हो गया। ऐड कर लो इन्हें, ये b हो गया, ये b स्क्वायर प्लस 1 हो गया और ये b हो गया। ठीक, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था वैसे ही फिर कंपेयर करेंगे। इस 7 को इस b स्क्वायर प्लस 1 से हम कंपेयर करते हैं। b स्क्वायर प्लस 1 जो है ये वाली वैल्यू क्या है जिसके स्क्वायर में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो 7 आएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 4 होता है, उसके में 1 ऐड करने पे 5 बनेगा। 3 के स्क्वायर में मैं ऐड कर दूं, 3 स्क्वायर में मैं 1 ऐड करूं तो 9 प्लस 1 ये 10 हो जाएगा। तुम देख पा रहे हो, यस। उसके आगे देखो 4 का स्क्वायर आता है, इसमें मैं 1 ऐड करूं, 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17। ये देखो 7 वाला नंबर मुझे मिल गया। अगर मैं 4 का स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड करता हूं तो 16 प्लस 1 ये बनता है मेरा 17। अब इस 17 का मतलब ये हुआ कि b की जो वैल्यू है b इज़ 4। तो अपना ये रफ वर्क जो भी तुम कर रहे हो, अपना कैलकुलेशन, वो वहाँ पर टीचर्स को दिखने दो
और अपने रीज़निंग को फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि कैसे कैसे रीज़निंग किया है। वर्ड में अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने वर्क किया हुआ ऐसे ही तुम भी वर्क करोगे। खाली एक काम करना, अपना फाइनल आंसर अच्छी तरीके से एक जगह पे लिख देना कि ए की वैल्यू मुझे 1 मिली और बी की वैल्यू 4 मिली। तुम्हें खाली ए और बी पता करना था, तो तुम्हारा ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अब जब तुम लिखोगे b की वैल्यू 4, तो ये आंसर देखो क्या बन रहा है, 4 + 1, b + 1 का मतलब हो जाएगा 4 + 1 विच इज़ 5। तो ये तुम्हारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा 5, और ये b की वैल्यू तुमने 4 ली है तो 574। तो ये आंसर तुमने अपना यहाँ पर भी लिख दिया, और ये प्यारा सा एक्सरसाइज यहाँ पर आज हमने ख़त्म किया। तो होप बच्चों तुम्हें ये समझ में आया है। हम और भी वीडियोस आपके बेनिफिट के लिए बनाते रहेंगे, जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलो हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।